ओवरऑल राइटिंग स्कोर, यानी कि अगर राइटिंग अगर 100 मार्क्स हैं, आप सपोज करें आपके राइटिंग के, तो उसमें से 70 मार्क्स आपके ये ऐसे के होंगे, टास्क टास्क 2 के होंगे, और 30 मार्क्स आपके होंगे टास्क 1 के। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वेटेज इसका ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा फोकस इसको करना है। ठीक है, और उसके बाद हमने लिमिट देखी थी, मिनिमम हमने 250 वर्ड्स लिखने हैं। और टाइम स्पेंड हमने जो टाइम की अपनी ना की थी, ब्रेकआउट बनाया था अपना, ब्रेकअप जो होता है। तो हमने कहा था कि हमने जो 20 मिनट्स हैं वो अपने टास्क 1 को देने हैं, और बाकी के 40 मिनट्स जो है हम अपने टास्क 2 को देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का होता है हमारा राइटिंग मॉड्यूल ना, जो राइटिंग का टास्क होता है। उसके बाद अब हमने 4 मेन क्राइटेरिया देखने हैं। और सबसे एक प्रॉम्प्ट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है जो भी क्वेश्चन वहाँ पर दिया गया। ठीक है, इफेक्टिवली रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, जब हमें पता होगा कि क्वेश्चन टाइप कौन सी है। ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन टाइप्स होती हैं। ठीक है, और हमने मार्किंग क्राइटेरिया जो एग्जामिनर हमारे ऐसे के अंदर देख रहा होता है कि इन ये वाली जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद है या नहीं, वो 4 कौन सी हैं। कि रिस्पॉन्स के हमने जो अपना जो क्वेश्चन दिया गया है उसको अटेम्प्ट किया है फुली। ठीक है, और जो हमारे जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी है हमने, वो उससे रिलेट कर रही है या नहीं। ठीक है, क्योंकि लिख तो कोई भी सकता है, लेकिन मेन बात होती है कि जो पॉइंट हमसे पूछा गया है हमने उसको कवर करना है। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास आ जाती है कोहेरेंस एंड कोहेजन की। इसकी भी हमने बात की थी टास्क 1 में। कोहेरेंस क्या है कि एक फ्लो में वो लगे हमें। ठीक है, और कोहेजन क्या है हमारे पास, कि वो लिंक्ड लगे। ठीक है, कोहेरेंस यानी कि एक फ्लो में चल रहा है। ठीक है, जैसे हम फर्स्टली, सेकेंडली, देयरफॉर इस तरह के यूज कर सकते हैं। और कोहेजन के अंदर हम वर्ड्स यूज करते हैं जो कि एक सेंटेंस की रेलेवेंस दूसरे सेंटेंस के साथ बता रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर लिंकिंग वर्ड्स आ जाते हैं, या लिंकिंग आइडियाज इसको कह सकते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि हमारी जो वोकेबलरी है वो अच्छी हो, वाइड हो, रेपिटेशन ना हो वर्ड्स की, जो कि सारी इंस्ट्रक्शंस जैसे हमने फॉलो की थी टास्क 1 में वैसे ही होंगी, बस थोड़ा सा लिखने का फॉर्मेट चेंज होगा। ठीक है, ग्रामेटिकल रेंज हमारी ज़्यादा हो। ठीक है, सेंटेंसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो, और उसके बाद कंपाउंड भी हो, और सिंपल भी हो। ठीक है, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस ना हो, तो ये चीज़ भी इधर देखी जाती है। ठीक है, और एक्यूरेसी देखनी है हमने, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, हमने अगर पास्ट टेंस यूज़ किया है तो वो टोटली हमने ठीक तरह से उसकी ग्रामर को यूज़ किया है। ठीक है, और पंक्चुएशन ठीक हो, और जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, कॉमास और फुल स्टॉप्स, उसका भी इसमें काफ़ी रोल होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक नोट है, ऑलवेज अवॉइड गोइंग ऑफ टॉपिक, कॉपिंग द प्रॉम्प्ट टेक्स्ट और यूजिंग एन इनफॉर्मल टोन। ठीक है, ये आगे डिस्कस होंगे कि हमने टॉपिक के अंदर ही रहना है। ठीक है, अगर हमसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का पूछा गया है तो हमने वही डिस्कस करने हैं। हमने उसकी आगे से जाके ना वो नहीं बताने लग जाने कि सपोज अगर कंप्यूटर के बारे में उसने हमसे पूछा है कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप बताएं, तो हमने उसकी हिस्ट्री नहीं बताने लग जानी कि कंप्यूटर की रेवोल्यूशन ऐसे हुई, पहले अबेकस आया। ठीक है, फिर आगे से आगे इस तरह से कंप्यूटर बना। ठीक है, वो सारी आपने हिस्ट्री नहीं बतानी, आपने सिर्फ सिंपली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करना है। उसके अलावा प्रॉम्प्ट टेक्स्ट का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो काफ़ी होते हैं बच्चे या स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं कि एक ना टेम्पलेट बना लेते हैं। ठीक है, कि हमने यही टेम्पलेट यूज़ करना है, हमने इसके अंदर ही वर्डिंग को ना आगे पीछे करके अपने हर क्वेश्चन टाइप को आंसर कर देना है। ठीक है, ये बहुत गलत अप्रोच होती है, क्योंकि हर क्वेश्चन टाइप की अलग से हमारे पास स्ट्रेटेजी होती है उसको सॉल्व करने की। ठीक है, और इनफॉर्मल टोन का क्या मतलब है, कि हमने अपनी टोन को जो है फॉर्मल रखना है। ठीक है, और वो कैसे रख सकते हैं कि हमने एब्रिविएशंस यूज़ नहीं करनी। ठीक है, जैसे डोंट होता है उसको हमने डू नॉट ही लिखना है, डोंट नहीं लिखना। तो और जैसे चिल्ड्रन होता है, उसको काफ़ी लोग हम अगर इनफॉर्मल लैंग्वेज में किड्स भी कह लेते हैं, तो वो एक ना फॉर्मल उसका इम्प्रेशन नहीं होता, तो वो अवॉइड करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने सबसे पहला काम जो हमने करना है अपनी टाइप ऐसे राइटिंग के अंदर,
हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास टाइप कौन सी है, क्वेश्चन टाइप क्या है। ठीक है, जैसे हम राइटिंग में यही करते, रीडिंग में सॉरी, रीडिंग और लिसनिंग में हम पहले अपना इंस्ट्रक्शन देखते थे ना। तो यहाँ पर भी हमने जब ऐसे का अपना टॉपिक पढ़ना है तो उस इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही हमें कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा कि हमारी टाइप कौन सी है। ओपिनियन टाइप है, डिस्कशन है, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन है, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने को कहा है, या फिर डबल है। ठीक है, डबल का मतलब क्या होता है कि दो चीजें एक ही जगह पे पूछी होती हैं। ठीक है, यानी कि उसने ये भी कहा होता है कि आप डिस्कस भी करें उसको, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी कहा होता है। ठीक है, या फिर इनमें से जैसे ये चार टाइप्स है ना, तो इनमें से कोई भी दो का उन्होंने पेयर बनाकर आपको दे दिया होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ओपिनियन में हमसे एग्री या डिसएग्री का पूछा जाएगा। ठीक है, हमने बताना है कि हमारा ओपिनियन क्या है, हम एग्री कर रहे हैं तो क्यों एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं किसी बात से तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बात होती है अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो आपने एक ही ओपिनियन को लेकर चलना है। अगर आप एक एक पैराग्राफ में कह दें कि मैं इससे एग्री हूँ, दूसरे में आके कह दें कि नहीं मैं तो इससे डिसएग्री हूँ, तो वो एक कोई सेंस नहीं बनती आपके ऐसे की। तो इसलिए आपने एक ही ओपिनियन को रखना है, या तो एग्री करना है, टोटली एग्री करना है, या फिर अगर पार्शियली डिसएग्री कर भी रहे हैं तो आपने मेंशन करना है कि मैं पार्शियली डिसएग्री कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर डिस्कशन का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो हमने डिस्कस करने हैं, व्यूज भी डिस्कस करने हैं और अपने ओपिनियन भी डिस्कस करने हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन में जैसे कॉज है या फिर उसकी जो प्रॉब्लम है, यानी कि प्रॉब्लम क्यों कॉज हो रही है डिस्कस करेंगे, और उसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है वो डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में, ठीक है, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि इशू है कोई है। ठीक है, तो उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, डबल क्वेश्चन का जैसे दो क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने देखी थी कि डिस्कशन और डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक यूनिवर्सल ऐसे स्ट्रक्चर है कि आपने अपना, जैसे हमने बात की थी कि टास्क वन के अंदर पैटर्न की, कि हम पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर ओवरव्यू लिखेंगे और बाद में दो बॉडी पैसेज लिखेंगे, पैराग्राफ्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं वो कंक्लूजन एंड पे देते हैं। ठीक है, वो टास्क वन के अंदर भी आप ये यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है। उसके अंदर हमारे पास चॉइस है कि हम ओवरव्यू ऐड कर लें या फिर कंक्लूजन ऐड कर लें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रेफरेबली हमें कंक्लूजन ही ऐड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कंक्लूजन का मतलब होता है ना, कंक्लूड करना, समराइज करना, कोई बड़ी बात हो रही थी पीछे, उसको एक दो लाइनों में हमने समराइज कर दिया। तो यहाँ पर ये ऐसे टाइप जो होती है ये ज़रा लंबा क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो एंड पर अगर आप 3 से 2 लाइनों के अंदर उसको कंक्लूड कर देंगे तो वो इम्प्रेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और मैंने अगर आप लोगों ने भी मास्टर क्लास ली हो आईडीपी की जो हुई थी 5 नवंबर को आई थिंक सो, तो वहाँ पर उन्होंने ये स्ट्रांगली डिस्कस किया था कि अगर टास्क वन के अंदर आप ओवरव्यू ऐड नहीं करते अपने ऐसे के अंदर तो आपके बैंड स्कोर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, यानी कि 5 बैंड आपका आता है अगर आप ओवरव्यू ऐड ना करें। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ओवरव्यू या कंक्लूजन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे एसेस के अंदर। तो टास्क वन के अंदर हम ओवरव्यू ऐड करेंगे और यहाँ पर हम कंक्लूजन ऐड करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है, हमें पता है हमने पैराफ्रेज करनी है जो कि स्टेटमेंट क्वेश्चन होगी। ठीक है, और हमने स्टेट योर क्लियर पोजीशन एंड आउटलाइन द एसेस फोकस, यानी कि हमने बताना है कि ऐसे का फोकस क्या है। इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं ना किसी चीज़ का, तो हमने इस तरह से देना है कि हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने ऐसे को। ठीक है, बॉडी टाइप वन के अंदर क्या होगा, उस नहीं सर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उसकी एक क्लास होनी है दोबारा, 15 दिसंबर को है। नहीं सॉरी 10 दिसंबर को है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन खुली हुई है। ओके, आगे बॉडी टाइप वन के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे और टू के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, ये हमारे क्वेश्चन टाइप के ऊपर ठीक है।
जी सर, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। मैम लाइव स्ट्रीम में बोलो। ओके, लाइव स्ट्रीम जो है। चलें ठीक है। तो बॉडी टाइप 1 के अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमने डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन टाइप क्या है। ओपिनियन है तो हमने, अगर हमारे दो ओपिनियन है किसी एक टॉपिक के बारे में, तो हम पहले बॉडी पार्ट के अंदर एक ओपिनियन को डिस्कस कर लेंगे और दूसरे में दूसरे को, ठीक है, और एंड पे कंक्लूजन। ये एक सिंपल सा ओवरव्यू है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आगे जाकर हम देखेंगे स्ट्रेटेजीज की हमने हर एक क्वेश्चन टाइप को कैसे टैकल करना है, ठीक है। जी, ये देखें, ये हमारे पास स्ट्रक्चर टू स्पेसिफिक ऐसे टाइप्स है, ठीक है। अगर ये ऐसे टाइप्स हमारे पास गिवन है 5, तो इसके अंदर हमने क्या अपना स्ट्रक्चर रखना है, ठीक है। और हमने यहाँ पर 4 पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले हमने एक क्लियर, अगर ओपिनियन ऐसे आ जाता है तो हमने एक क्लियर साइड चूज करनी है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास कह लें कि दो ओपिनियन है, ठीक है, दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, जैसे कि पूछ ले हमसे कि एआई जो है आगे बहुत ट्रेंडिंग में है, तो आपका क्या ओपिनियन है कि वो ज़्यादा उसके बेनिफिट्स हैं या फिर उसके नुकसानात ज़्यादा हैं। तो ये ओपिनियन ऐसे है, बेशक इसके अंदर प्रॉब्लम या सॉल्यूशन की बात हो रही है, लेकिन ये ओपिनियन हमारा पूछा जा रहा है कि आप जिस किस के साथ चलेंगे। जी सर, मैं आपके साथ ना स्लैक में शेयर कर दूंगी या फिर अभी सेशन के एंड पे कर दूंगी। हाँ जी, सिर्फ वो टिप्स के बारे में बताते हैं और कुछ नहीं होता। चलें आगे चलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, हमने एक क्लियर साइड चूज कर ली एआई के बारे में कि हमें ये फायदेमंद लगता है या नुकसान, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। पर्सनली अगर हम देखें तो हमें उसके फायदे भी नज़र आते हैं और नुकसान भी। तो आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि मेरा ओपिनियन ये है कि कुछ जगह पर वो फायदेमंद है, लेकिन कुछ जगह पर वो फायदेमंद नहीं भी है। तो इस तरह से आप एक पैराग्राफ के अंदर अपना एग्री जो है वो आप दिखा सकते हैं, वो लिख सकते हैं, और दूसरे में आप डिसएग्री क्यों कर रहे हैं वो बता सकते हैं, ठीक है। और यही नहीं कि आपने सिर्फ बताना है कि हाँ मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, आपने प्रॉपर रीजनिंग देनी है कि मैं क्यों डिसएग्री कर रहा हूँ, ठीक है ना, या एग्री कर रहा हूँ तो क्यों एग्री कर, ठीक है। तो आगे जो है, डेडिकेट बोथ बॉडी पैराग्राफ्स टू डेवलपिंग योर चूजन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आपने दोनों बॉडी पैराग्राफ्स को यूज़ करना है अपना जो भी आपने पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करना है उसको बताने के लिए। डिस्कशन में क्या करेंगे, ठीक है, आपने देखना है कि अगर वो आपको किसी बारे में डिस्कशन के बारे में बात कहने डिस्कस करने को कह देता है कोई टॉपिक, फॉर एग्जांपल वो आपको कह देता है डिस्कस करें आप जो यहाँ पर पोल्यूशन का है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रही है, ठीक है, डिफोरेस्टेशन के कोई डिस्कस करें, वो आपको सिंपल ये कह देता, तो आप क्या करेंगे, आपने उसको व्यूज भी बताने के, हाँ ये डिफोरेस्टेशन होती है, ठीक है, आपने बताना है कि उससे ये फायदा होता है या ये नुकसान होता है, और उसके बाद आपने अपना ओपिनियन भी एंड पे मेंशन करना है कि मेरा ओपिनियन ये है, ठीक है। ये हम मिस कर देते हैं ओपिनियन को ऐड करना डिस्कशन में, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, बेशक आप किसी अपने फेलो के साथ डिस्कस करें, तो वो आप उसको अपना ओपिनियन भी बताते हैं और अगले का ओपिनियन भी सुनते हैं। तो यहाँ पर आपने ऐसा सुनना तो नहीं है, लेकिन आप व्यूज दे सकते हैं कि हाँ ये कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि फलां बंदा ये सोचता है, ऐसे नहीं। आप ओवरव्यू देंगे और बाद में अपना ओपिनियन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये कंफ्यूजन आ जाती है ओपिनियन और डिस्कशन में, ठीक है। ओपिनियन में आपने साइड चूज करनी है कि आप किसके साथ चलना चाहते हैं, ठीक है, और आपने उसके साथ उसी के साथ स्टिक रहना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने पहले डिस्कशन करनी है, ओवरव्यू देना है, ठीक है, और बाद में अपना ओपिनियन देना है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर आपने साइड चूज नहीं करनी, ठीक है। और प्रॉब्लम और सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, कॉजेस क्या हैं और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। पहले पैराग्राफ में आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, उसके कॉजेस बता दें, प्रॉब्लम्स जो हैं वो बता दें, और दूसरे पैराग्राफ में उसके सॉल्यूशंस को एड्रेस करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया है, अंडरलाइन कॉजेस को और जो प्रपोज कर रहे हैं आप उसके कोरिस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस को
बॉडी टू में आप डिस्कस कर। ठीक है, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का क्या है, ठीक है, आपने पहले एक पैराग्राफ में एडवांटेजेस कर लेंगे, दूसरे में डिसएडवांटेजेस कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन, ये तो सिंपल होते हैं ना, प्रॉब्लम और सोल्यूशन हमें पता है कि एक में कॉजेस बताना है, दूसरे में सोल्यूशन। लेकिन ओपिनियन डिस्कशन में ज़रा कंफ्यूजन आ जाती है, लेकिन वो भी ये इस बात से क्लियर हो जाती है। ठीक है, और डबल क्वेश्चंस क्या होते हैं कि दो क्वेश्चंस हमसे एक ही बार में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमने उनको सेपरेटली एड्रेस करना हो। ठीक है, अगर हमारे पास दो क्वेश्चंस है तो हम क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चंस का आंसर एक अपने पहले पैराग्राफ में दे लेंगे, जो बॉडी पैराग्राफ होगा ना, तो दूसरे का क्वेश्चन का आंसर हम दूसरे में दे लेंगे। ठीक है, हमने इस तरह से अपने पैराग्राफ्स को मैनेज करना होता है। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सो फील फ्री टू आस्क। जी, अब यहाँ पर देखें, हमें स्कोर हम अपना कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारी वोकेबलरी चेक हो रही है यहाँ पे, हमारी जो राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स चेक हो रही है कि हम राइटिंग के ज़रिए कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं या कर सकते हैं। ठीक है ना, और ग्रामर ग्रामर स्ट्रक्चर्स जो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे पास लिंकिंग देखता है कि एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो वो हम लिंक कैसे डेवलप कर सकते हैं, लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करके, हाउएवर, देयरफॉर, इन कंट्रास्ट, मोर ओवर। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद ग्रामेटिकल रेंज हो, हमने एक ही वर्ड, सॉरी, वोकेबलरी जो है हमने अपनी उसको भी ब्रॉड करना है, और अपनी जो ग्रामर स्ट्रक्चर, सॉरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको भी। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं, हम सिंपल यूज़ करेंगे, कंपाउंड करेंगे और कॉम्प्लेक्स भी यूज़ करेंगे। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इनका क्या मतलब होता है, और पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दी थी वहाँ पर स्प्रेडशीट पे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इनकॉर्पोरेट टॉपिक रिलेटेड कोलोकेशंस। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने अपना जब टॉपिक एक्सप्लेन करना है ना, तो हमने इस तरीके से करना है कि जी, मुझसे बेहतर तो कोई इसको कर ही नहीं सकता। यानी कि आपने इतना वेल स्ट्रक्चर्ड, इतने अच्छे तरीके से अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर भी कहे कि हाँ, ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, इसने सारे पॉइंट्स को देखा है। ठीक है, और फॉर्मल टोन नहीं करनी, इसको हमने डिस्कस, फॉर्मल टोन यूज़ करनी है, इनफॉर्मल नहीं करनी, और इसको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और जैसे ये डोंट और क्या, हमने एग्जांपल देखी थी और किड्स की एग्जांपल देखी थी। प्रिसीजन या प्रूफ रीडिंग, यानी कि हमने जब लिख लेना है तो उसके बाद हमने एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है, क्योंकि अक्सर एमआर की सिंपल सिंपल मिस्टेक्स भी हैं, वो हमें नज़र आ जाती हैं, और इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स से ये जो पंक्चुएशन की होती हैं, पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसको रिव्यू करें। तो कैसे रिव्यू करने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो हम कैसे रिव्यू करने का टाइम अपना सेव रख सकते हैं, हम उसको मैनेज करें अपने टाइम को। ठीक है, हमने पहले प्लानिंग करनी है। ठीक है, कि क्या टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 5 मिनट जो है, क्वेश्चन जब आएगा हमारे सामने, हमने उसको एनालाइज करना है क्वेश्चन को, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या मुराद है कि आपने जब क्वेश्चन आया आपके सामने, ठीक है, तो आपने पहले आइडेंटिफाई किया सबसे कि कौन सी टाइप है, क्वेश्चन टाइप क्या है। जब आपने क्वेश्चन टाइप को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको पता है कि आपने स्ट्रक्चर क्या रखना, जो कि अभी पिछले टेबल में हमने डिस्कस किया कि सपोज अगर वो आपका ओपिनियन ऐसे है, तो ओपिनियन ऐसे में आपने देखना है कि यहाँ पर मैं कौन सी दो ओपिनियंस अगर उस राइटर ने दिए हैं, तो कौन कौन से दो ओपिनियंस हैं और इनकी आगे से क्या डिटेल हो सकती है। ठीक है, और आपने कौन सी साइड को चूज करना है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो रियल लाइफ में आप जिस ओपिनियन के साथ चल रहे हैं आप उसी को चूज करें। ठीक है, अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल एआई की हमने अभी देखी थी कि उसके ज़्यादा आपका हमारा क्या ओपिनियन है कि वो ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं या नुकसान। ठीक है, तो अगर आप रियल लाइफ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सोचती हूँ कि उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर फ़ायदों को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास इतने आइडियाज़ नहीं है,
ठीक है, और जो नुकसान है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास आइडिया ज़्यादा है, तो मैं जो उसके नुकसान है उसके साथ चलूँ, मैं उस ओपिनियन को लेकर चलूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कोई आपका पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं हो रहा, ये आपको सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स का टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो जिस ओपिनियन के बारे में जो आपके पास ज़्यादा आइडियाज़ हैं, जिसके बारे में आप ज़्यादा लिख सकते हैं, आपने उसको लेकर चलना है। ठीक है, और जब आप देखें तो आपने पहले ही बना लेना है दिमाग में स्ट्रक्चर कि मैं ये पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस करूँ या करूँगी। ठीक है, और आपने मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने वोकेबलरी को जहन में रखना है कि अगर आपका कंप्यूटर फॉर एग्जांपल वर्ड है क्वेश्चन के अंदर और आपको बार बार कंप्यूटर को डिस्कस करना है, तो आप उसके रिप्लेस में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जो कि उसके सिनोनिम्स हों, जैसे कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, मशीन्स है। ठीक है, तो इस तरह से आपने वो भी अपनी लिस्ट को ना एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है दिमाग के अंदर ही कि ये वर्ड्स भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इससे ना जब आप लिख रहे होते हैं तब आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, और आपको जब एक पाथ मिल जाता है ना, जब आपने प्लानिंग कर ली होती है कि हाँ मैंने इस तरीके से चलना है, तो फिर आपका जो प्रोसेस होता है वो स्मूथ हो जाता है, राइटिंग प्रोसेस भी। ठीक है, उसके बाद राइटिंग में हमने अपना फोकस रखना है इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, टू वेल डेवलप्ड बॉडी पैराग्राफ्स हैं और कंसाइज कंक्लूजन है। कंसाइज कंक्लूजन का मतलब ये है कि कंसाइज रखना है, छोटा से छोटा रखना है। ठीक है, 3 to 4 लाइन्स इनफ होती हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने 5 मिनट जो हैं अपने रिव्यू या रिकरेक्शन जो हैं उसके ऊपर हमने लगाने। स्पेलिंग मिस्टेक्स अपने देखनी है, उनको फोकस करना है, ग्रामर को फोकस करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, क्योंकि लिखते वक्त हमें आइडिया नहीं रहता अक्सर, तो अगर हम रिव्यू ना करें तो वो जाहिर है वो जो गलतियां हम नहीं निकालेंगे अपनी, वो एग्जामिनर निकालेगा फिर, और फिर जब वो गलतियां निकालेगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रहता। ठीक है, और प्लानिंग के क्रिटिकल स्टेप्स क्या हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं कि हमें जब को देखना है कि क्वेश्चन टाइप क्या है। ठीक है, और हमने इंस्ट्रक्शन वर्ड्स अपने देख लेने हैं। ठीक है, और जो मतलब कि हमने जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं हमने उसको अच्छे से रीड आउट करना है, और मिनी आउटलाइन अपनी बना लेनी है कि मैंने टॉपिक सेंटेंस क्या रखना है, इसके अंदर मैं कौन सी एग्जांपल्स यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि अगर कंप्यूटर के फ़ायदे हैं तो कौन कौन से फ़ायदे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि कंप्यूटर ने हमारे लिए ईज़ी कर दिया है कि हम जो कनेक्शन है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ठीक है, उस कनेक्शन को इम्प्रूव कर दिया है, एक पॉइंट। दूसरा, और क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, एजुकेशन को इजी कर दिया है। ठीक है, और उसके अलावा हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं उसको इजी कर दिया है, नॉलेज की एक्सेस ज़्यादा कर दी है। कि इस तरह से जब आप एक टॉपिक के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ना, तो काफ़ी आइडियाज़ आपके पास आएंगे, तो वो आइडियाज़ आपने पहले सोच लेना प्लानिंग के दौरान। ठीक है, और एक टिप क्या है कि आफ्टर राइटिंग ईच पैराग्राफ पॉज टू इंश्योर यू आर स्टिल एड्रेसिंग द प्रॉम्प्ट प्रिसाइजली। यानी कि एक पैराग्राफ जब आप लिखें तो आप अपना पैराग्राफ रीड कर लें ताकि आपको पता लगे कि आप ऑफ टॉपिक नहीं जा रहे, आप अपने टॉपिक के साथ ही स्टिक है। ठीक है, क्योंकि लिखते वक्त नहीं पता चलता, बंदा वो इतना मगन होके लिख रहा होता है उस वक्त, क्योंकि टॉपिक ऐसा होता है या और जब आपको ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे होते हैं ना तो आप लिखते जाते हैं, लेकिन क्या पता आप जो आइडियाज़ हैं वो आप ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखनी है बात। अब कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड क्या करना है। ठीक है, इग्नोरिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डबल क्वेश्चन टाइप है तो हम एक क्वेश्चन को तो एड्रेस कर लिया हमने। ठीक है, हमने दोनों लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन था उसको हमें एड्रेस करना याद ही नहीं रहा, या फिर अगर डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस होंगे तो हमने एडवांटेजेस तो वहाँ पर 10-12 बता दिए, लेकिन हमारे पास डिसएडवांटेजेस बताने के लिए सिर्फ एक या दो थे, तो आपने बैलेंस रखना है दोनों में। ठीक है, और ऑफ टॉपिक आइडियाज़ नहीं आपने ऐड करने, जैसे हमने कंप्यूटर की एग्जांपल ली थी कि डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस पूछें लेकिन हम उसकी हिस्ट्री बताने लग गए कि पहले वो अबेकस था, फिर पास्कल आया। ठीक है, तो इस तरह से पास्कल था आई थिंक सो, शायद मैं गलत हूँ। एनीवेज, आपने लैंग्वेज को रिपीट नहीं करना, वाइड वैरायटी आपके पास हो,
सिनोनिम्स की, ठीक है, वोकेबलरी आपकी अच्छी हो, ठीक है, और कोहेजन आपने अच्छी रखनी है, स्मूथ फ्लो हो, ठीक है, एक सेंटेंस को दूसरे से रिलेट करना है, लिंकिंग वर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है, और आपने अपना जो स्ट्रक्चर है वो भी वेरिड रखना है, सिंपल भी ऐड करने हैं, कंपाउंड भी, कॉम्प्लेक्स भी, ठीक है, और एविडेंस को मिस नहीं करना, यानी कि एग्जांपल्स जो हम लिखते हैं वो मिस नहीं करनी। एग्जांपल्स क्या होंगी यहाँ पे, आपने एक हेडिंग दे के नहीं लिखना कि एग्जांपल्स हैं, वो आप वैसे ही डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस की, ठीक है, कंप्यूटर के फायदे हैं, तो क्या क्या फायदे हैं, ठीक है, कैसे फायदे हैं, तो वो उस तरह से उसको एग्जांपल्स कह रहे हैं एक्चुअली हम यहाँ पर, ठीक है, और करेक्टिव फिक्सेस के अंदर जब हम रिव्यू कर रहे होंगे तो तब हमने क्या क्या देखना है, ठीक है, आपने जब शुरू में आप अपना क्वेश्चन देखें तो आपने उसको अच्छे से थॉरली रीड करना है, 1 से 2 से 3 बार उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एक बार पढ़ने में अक्सर कुछ वर्ड्स रह जाते हैं, ठीक है, तो हम किसी एक वर्ड पे फोकस कर रहे होंगे पहली दफ़ा पढ़ने पे, तो दूसरे पे इतना फोकस नहीं जाता, तो आपने 2 से 3 बार पढ़ लेना है, ताकि आप उसका थॉरली ओवरव्यू रख सकें, ठीक है, और पैराग्राफ्स का फोकस रखना है आपने, ठीक है, आपने एक पैराग्राफ के अंदर एक मेन आइडिया लेकर चलना है, जैसे हम रीडिंग में भी देखते थे कि एक पैराग्राफ में जब हमने मैचिंग हेडिंग्स करनी होती थी तो हेडिंग बनाते होते थे एक पैराग्राफ की, तो वहाँ पर जो पैराग्राफ के अंदर मेन बात हो रही होती है ना, तो उसको ही हमने डिस्कस करना। और एक पैराग्राफ लिखने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, जैसे हम टॉपिक सेंटेंस होता है और कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, ठीक है, सेंटेंस की बात कर रही हूँ, पैराग्राफ की नहीं, ठीक है, तो एक पैराग्राफ के अंदर भी टॉपिक सेंटेंस होता है और कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, ठीक है, और जो ये सेंटेंसेस होते हैं ये आपस में रिफ्रेज किए होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, और बीच में थोड़ी सी उसकी डिटेल होती है जो भी डिस्क्रिप्शन हमने देनी है, ठीक है, और सिनोनिम्स अच्छे हों और वोकेबलरी वाइडर हो, जो कि बार बार एक बात आती है, और राइटिंग में मेनली जो काउंट होता है वो भी यही होता है, ठीक है, हमने अपना देखना है कि रिव्यू द बिगनिंग एंड एंड ऑफ ईच पैराग्राफ टू इंश्योर सीमलेस लिंकिंग, ठीक है, शुरू और एंड जो टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस को भी हमने फोकस में रखना है, और ये भी देखना है कि वो आपस में लिंक करें, ठीक है, और हमने बाद में प्रूफ रीडिंग कर लेनी है अपने ग्रामेटिकल एरर्स के लिए या फिर स्पेलिंग एरर्स के लिए, ठीक है, और लास्ट में हमने जो समरी है इस प्रेजेंटेशन की वो क्या है, कि हमने प्लानिंग को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है, उसके अलावा हमने जो मेन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर स्टिक रहना है, ठीक है, बॉडी पैराग्राफ्स हैं, इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, और बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर भी जो उसका स्ट्रक्चर है एक पैराग्राफ का उसके ऊपर भी हमने स्टिक रहना है, ठीक है, हमने हर क्लेम को सपोर्ट करना है, यानी कि अगर हम क्लेम कर रहे हैं कि एआई हमारे लिए बेनिफिशियल है तो उसको हमने सपोर्ट करना है एविडेंस से, एविडेंस क्या होगा, जो हम एग्जांपल्स कोट करेंगे वहाँ पर, यानी कि वो कैसे बेनिफिशियल है, वो हमारे वर्क को इजी कर रहा है, जो ज़्यादा टाइम लगता था हमारा उसको थोड़े टाइम के अंदर करके दे रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने एविडेंस प्रोवाइड करने हैं ताकि जो आपने क्लेम किया है, जो ओपिनियन दिया है, उसको सपोर्ट किया जा सके, और जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो आपने कंडीशंस के अंडर करनी है, यानी कि जैसे आपके पास अगर 1 घंटा है राइटिंग मॉड्यूल का, अगर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो आप शुरू में तो जाहिर है आप अपनी सिर्फ स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, बाद में आप टाइम मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो जो ये भी गलती करते हैं हम लोग के, पहले ही जब हम पहली बार ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो तभी हम टाइम टाइम का टाइमर लगा के कर रहे होते हैं, तो इस तरह पहली दफ़ा में आप इतने काबिल नहीं होते कि आप एक ऐसे लिख सकें, और वो भी उतने टाइम ड्यूरेशन में, ये प्रैक्टिस के साथ आता है आपको, ठीक है, तो पहले जब आप प्रैक्टिस करें, सपोज 1 वीक या 2 to 3 डेज जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आप टाइम को इतना कंसीडर ना करें, ठीक है, तो मैं तो यही ओपिनियन देती हूँ, और बाद में जब आपको लगे कि हाँ मेरी स्किल्स इंप्रूव हो गई हैं, मैं अब लिख सकता हूँ, मेरी वोकेबलरी भी अच्छी हो गई है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी अच्छे हो गए हैं, लिंकिंग वर्ड्स भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर आप जाए जो है ना टाइमिंग की तरफ, फिर आप जाकर अंदर स्ट्रिक्ट जो है कंडीशंस के अंदर प्रैक्टिस करें, जैसे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो 40 मिनट्स आपने ऐसे राइटिंग को ही डेडिकेट करने हैं, बीच में आप कोई अपना लंच वगैरह ना कर रहे हो, ठीक है,
तो और इस तरह भी ये आप कहते हैं कि चलो 2-3 मिनट ही ऊपर हुए ना तो वो मैं एडजस्ट कर लूंगा, नहीं वो आपका जो एक फ्लो होता है ना वो नहीं रहता। ठीक है, और इस तरह से जब हम रियल टाइम टेस्ट दे रहे होते हैं वहां पर भी प्रेशर काफी होता है, तो वो प्रेशर भी हमसे भी मैनेज नहीं होता इन मिस्टेक्स की वजह से। ठीक है, और उसके बाद हमने रिव्यू करना है अच्छे से। ठीक है, रिवाइंड ये हमने नहीं भूलना, रिफाइन और रिव्यू का ऑप्शन, क्योंकि मिस्टेक्स हम खुद ठीक कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, ये आपने ध्यान में रखना। ठीक है, और की क्या है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जो है वो की है, स्मार्ट एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स। ठीक है, हमें टेक्निक्स तो पता होती हैं कि क्या क्या टेक्निक्स हैं, जैसे हमने देखा कि स्ट्रक्चर्स कैसे हमने लिखने हैं डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स के, लेकिन हमें उनको अप्लाई करना नहीं आ रहा होता कि हम उनको अप्लाई कैसे करें, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ स्ट्रेटजीज का पता होना लाजमी नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा, जब हम इसको बार बार इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और हमने मेमोराइज नहीं करने टेम्पलेट्स ऐसे के, हमने सिर्फ और सिर्फ ये याद करने की कोशिश नहीं करनी कि जी हम एक टेम्पलेट याद कर लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम वर्ड्स को चेंज करके अपना ऐसे बना लेंगे, ये बहुत गलत अप्रोच होती है, मैंने पहले भी डिस्कस किया। आपने अगर आपको बैंड स्कोर अच्छा चाहिए तो आपने जो है प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, टेम्पलेट्स आपने नहीं यूज़ करने, लेकिन आपके पास एक आउटलाइन होती है, जैसे हमने डिस्कस की, ये टेम्पलेट नहीं था, ये एक आउटलाइन थी। सॉरी, कि पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है वो हमने जैसे टास्क 1 में लिखते थे ना रिफ्रेश करके, वो इसी तरह से लिखेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, और फोकस करना है एक्यूरेसी पे। ठीक है, और डेवलपमेंट पे। एक्यूरेसी पे कैसे फोकस करेंगे कि आपने लिखा है कुछ, अगर वो गलत हो गया कोई बात नहीं, आपने देखना है कि मेरी गलती क्या थी। ठीक है, तो आपने उसको करेक्ट करना। ठीक है, ये एक बहुत सेल्फ एनालिसिस की एक ना अच्छी टेक्निक होती है कि आप जब कोई चीज़ लिखें, जैसे कि अगर आप पहला ऐसे लिख के सबमिट करते हैं इग्नोवेट सपोज करने वेबसाइट के ऊपर, तो और आपका बैंड आ जाता है 7 या 7.5, तो इस पर खुश होने की बजाय कि मेरा 7 या 7.5 आ गया है, आप देखें कि मेरा 8 या 8.5 क्यों नहीं आया। ठीक है, ये एक सेल्फ डाउट नहीं होता, ये एक खुद को इम्प्रूव करने की ना टेक्निक होती है कि आप अपनी गलती को फोकस करें। ठीक है, और जब आप देखते हैं ना कि आपका क्यों नहीं आया, क्या आपने वोकेबलरी आपकी इतनी ब्रॉड नहीं थी, कि आपने एक ही वर्ड को बार बार यूज किया, ठीक है, या फिर क्या आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में गलती है। तो जब आप इस चीज को एड्रेस करते हैं ना, जो आपके अंदर में गलती होती है, तो ये उसको एड्रेस करने के बाद आप इम्प्रूवमेंट की तरफ चल जाते हैं, और ऑब्वियसली आपका बैंड भी फिर इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस यहाँ तक। मैम इसमें हमारी लेवल ऑफ इंग्लिश मैटर करती है। लेवल ऑफ इंग्लिश को आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं, लेवल ऑफ इंग्लिश को? हम इंग्लिश में किस लेवल तक हैं। नहीं मतलब कि वोकेबलरी आपकी अच्छी है यहाँ पे, क्या ग्रामर चीज़? स्ट्रक्चर वोकेबलरी हो गई मैम, ये चीज़ें हैं। जी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर मैटर करता है, लेकिन आपने कोई बहुत फैंसी वर्ड्स यूज करने को आप उसको कह रहे हैं लेवल जी होना, मैम, हाँ जी मैम। वो फैंसी वर्ड्स आपके मैटर नहीं करते। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। सिंपल हो जैसे। हाँ जी, वर्ड सिंपल हो, बस आपके पास रेंज हो, बेशक वो सिंपल हो, ठीक है, लेकिन आपके पास रेंज होनी चाहिए। लेकिन और कुछ लोगों को लगता है, जैसे आपने अभी ये क्वेश्चन रेज किया कि फैंसी वर्ड्स हम यूज करेंगे, ठीक है, और जैसे एस्टोनिशिंग यूज करेंगे गुड की जगह, या एक्सीलेंट की जगह एस्टोनिशिंग यूज करेंगे तो उनका बैंड स्कोर अच्छा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपने डिपेंड करता है कि आपने अगर फैंसी वर्ड यूज भी किया है तो उसको यूज कैसे किया है। ठीक है, क्या पता आपने फैंसी वर्ड लिख तो दिया है, लेकिन उसके आगे पीछे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वही ठीक ना हो। ठीक है, तो ऐसे फैंसी वर्ड का फिर क्या फायदा। मैम एक वोकेबलरी होती है, अभी नॉर्मली यूज होती है A1 A2 B1 B2।
जी कि जी मैम C1 C2 की वोकेबलरी ये बिल्कुल मैम डिफरेंट होती है इनसे बाकियों से। जी। तो हमें वो अडॉप्ट करने की क्या मतलब कि कोई टेक्निक्स वगैरह होंगी, अडॉप्ट करनी चाहिए वो कि नहीं? देखिए, मैं आपको ये तो नहीं कहूंगी कि आप वो वर्ड्स ना बैठ कर याद करें, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप जो ये राइटिंग का मेन ताल्लुक है ना, ये रीडिंग से होता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कोई भी एसेज हों, या फिर ऐसे ना सही आप कोई बुक रीडिंग ही कर लें, या फिर अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आपका अगर रिसर्च के साथ वर्क है तो आप रिसर्च आर्टिकल्स को भी अगर पढ़ें ना, तो आपको क्लियरली वहां पर पता चल रहा होता है कि हाँ, ये लिंकिंग वर्ड यूज हुआ है, ये वोकेबलरी इसका सिनोनिम के तौर पर यूज हुई है। तो उस तरह भी आप जब एक दफा पढ़ते हैं ना, तो आपके जहन में कहीं ना कहीं वो चीज़ बैठ जाती है। ठीक है, आपको पता लग जाता है कि मैं ये वर्ड्स भी यूज कर सकता हूँ उसकी जगह। तो उससे भी आपकी बहुत ज्यादा वोकेबलरी इनहेंस होती है। ठीक है, तो आप सिंपलरी डिक्शनरी खोलकर अपनी वर्डिंग याद करने की कोशिश ना करें। आप उसको रीडिंग के थ्रू इम्प्रूव करें कि यहाँ पर देखें ये वर्ड यूज हुआ है तो ये मैं भी कर सकता था। ठीक है, और वो इतने मुश्किल वर्ड्स नहीं होते। मैम हमें रीडिंग के लिए क्या चीज़ें रीड करनी चाहिए अभी इसके ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए मैम? आप डेली न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं इंग्लिश का। ठीक है, उसके अलावा आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं तो आप उस मूवी के अंदर ही सबटाइटल्स ऑन कर लें, तो उन सबटाइटल्स को ही पढ़ लें। या फिर अगर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, ठीक है, उसका उसकी लिरिक्स ही पढ़ लें। ये सिंपल मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आम बंदा भी कर सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऑक्सफोर्ड्स की बुक खोलकर उसको पढ़ना शुरू करें, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे लेवल के लिए। ठीक है, तो इस लेवल के लिए आप जो डेली लाइफ के अंदर आप पे आ रहे हैं ना, आप उन्हीं को ग्रैब करें। सिंपल रखें अपने टिप्स को, ट्रिक्स को। और जैसे हम कहते हैं कि हम 20% मेहनत करके 80% आउटपुट ले सकते हैं, तो क्यों नहीं। ठीक है। मैम मेरा एक यहाँ क्वेश्चन है, जैसा कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ राइटिंग की ना, तो जी मेरे ना 5 से 5 मेरा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ राइटिंग ना, मेरे ना 5 से 5.5 बैंड्स आते हैं। जी तो क्या मैं ये वाली टिप्स यूज़ करके, क्योंकि मैं जितने से ज़्यादा आर्टिकल्स वगैरह रीड करूँ और ये जैसे आप कह रहे हैं न्यूज़ रीड करूँ, तो रीड करके मेरी क्या राइटिंग इंप्रूव हो सकती है जी सर, ऑब्वियसली हो 7+ बैंड की? तो सकता। मैं यहाँ अच्छा पर तो ये, इस जी सर, आप पहले अपनी बात पूरी कर लें। मैं कह रहा हूँ इस राइटिंग इम्प्रूव करने का जो मेन आप कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं क्या क्या हो सकता है मेन इसका पाथवे, क्या राइटिंग इम्प्रूव हो जाए, जैसे कि आम स्टूडेंट है हमारे जैसा? जी, मैं इसको ऐसे आंसर करूंगी कि आप पहले देखें कि आपकी अगर गलतियां आ रही हैं, आप कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं राइटिंग की। मैं चैट जीपीटी से भी करता हूँ, और एक और वेबसाइट है लेक्सी बोट उससे भी चेक करता हूँ। जी, ये भी तो काफी अच्छा है कि चैट जीपीटी को जब वो रिव्यू करता है ना, वो हमें। प्राइवेट नहीं है। तो दोनों से ना वो बैंड मेरे से इतने ही आते हैं। जी सर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन ना जब आप उसको बता रहे होते हैं ना, अपना सेंड करते हैं, तो वो जो रिव्यू देता है आप उसको फोकस करते हैं कि आपकी गलतियां क्या थी। ठीक है, या फिर आप सिर्फ ये देख लेते हैं कि हाँ मेरा इतना बैंड आ गया, ठीक है। आप उस उसको कहें कि मेरी गलतियां बताए, और वो बताता भी है। ठीक है, जब वो मिस्टेक्स बता रहा है ना कि आपकी कोहेरेंस की गलती है कि आपने कनेक्टिंग वर्ड्स यूज नहीं किए। ठीक है, या फिर आपने कोई एक ही वर्ड्स को बार बार रिपीट किया हुआ, तो आप वो देखें कि आपके सिनोनिम्स आपके पास नहीं है, या आपकी जो उसकी वैरायटी है वो नहीं है। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में गलती है, टेंसेस में गलती है, या गलती कहाँ। पहले आप अपनी गलती को फाइंड आउट करें, फिर बाद में उसके ऊपर काम करें। जी मैम, वो गलतियाँ देता है, उस गलतियों में सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है और कोहेजन होता है और लेक्सिकल रिसोर्सेज, ये तीन इसमें प्रॉब्लम आती है। टास्क अचीवमेंट में मेरे बैंड से ही आ जाते हैं। जो बाकी तीन है ना, टास्क अचीवमेंट के अलावा जो बाकी तीन चीज़ें हैं, ग्रामर भी होगी उसमें, इनमें गलतियाँ होती हैं। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए जो है ना, मुझे क्या करना चाहिए? सर, एक पीडीएफ कल हमने देखी थी टास्क 1 की, वो अभी यही वाली जो अभी मैंने खोली हुई है ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो, एक मिनट में नीचे जाती हूँ। यहाँ पर उसने आइडियाज जनरेट करने का तरीका बताया है। ठीक है, उसके बाद नीचे जाकर उसने वोकेबलरी के भी यहाँ पर दिए हैं कि अगर आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपके कॉम्प्लेक्स नहीं है, वैरायटी नहीं आ रही ना, तो आप कैसे वो ले सकते हैं। ठीक है, और नीचे और जाएं तो आपको वो वोकेबलरी इन्हेंसमेंट के भी यहाँ पर उसने काफ़ी ऑप्शंस दिए होते हैं।
ठीक है, तो ये अगर आप पीडीएफ को एक दफ़ा रिव्यू करें और फिर आप अगर मुझसे दोबारा ये क्वेश्चन पूछें तो फिर मैं कोई और आपको आइडिया दूंगी। पहले आप इस ठीक है मैम। पीडीएफ को रिव्यू कर लीजिए। ये पीडीएफ पढ़ी है सिलेक्ट ये वाली? जी सर, उसके सेपरेट शीट के ऊपर है। आज भी अच्छा आज जी, का ठीक है जो ठीक। लेक्चर है ना, उसके रिसोर्सेज में भी होगी। ये देखिए, ये ठीक है। कोहेजन उसने बता दिया कि आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं लिंकिंग के लिए। ठीक है, तो ये काफी अच्छी पीडीएफ है, मुझे मिली तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। जी मैम, ठीक है मैम, ठीक, ओके, थैंक यू। ओके जी, हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन टाइप्स की इंडिविजुअली उसका स्ट्रक्चर हम देखने लगे थे एक्चुअली। ठीक है, जो कि हमने डिस्कस भी कर लिया है, लेकिन चलें 10 मिनट हैं तो हम इसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओपिनियन के अंदर हमने देखा कि पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, और पैराफ्रेज करना है, और हम अपनी पोजीशन को क्लियर करना है कि हम किस आइडिया के साथ खड़े हुए हैं, किस आइडिया के साथ हम एग्री कर रहे हैं या किस आइडिया के साथ हम डिसएग्री कर रहे हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन में बता देना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है कि हमने जो आगे लिखना होता है ना, उसको हम पहले से बता देते हैं कि हाँ मैं ये आगे लिखने लगा हूँ, तो आप इसको देख लें। ठीक है, उसके बाद बॉडी वन के अंदर क्या है, 5 to 7 सेंटेंसेस लिखें। ठीक है, मेन रीजंस है, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने किस किस तरह से अपने आइडिया को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन के अंदर ही स्टेट करनी है हमने पोजीशन कि हाँ मैं एग्री ही कर रहा हूँ या मैं पार्शियली डिसएग्री कर रहा हूँ। वो लिखकर आपने जो मेन पॉइंट्स है उसको समराइज कर देना। यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन लिखा होता है ना हमने, इसी को रिफ्रेश करके हम अपना कंक्लूजन भी बना सकते हैं। ये प्रैक्टिस के दौरान हम देखेंगे कि कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर उसने हमें कुछ फ्रेजेस दी हुई कि हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आई कंप्लीटली एग्री एंड डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। इन माय ओपिनियन आई फर्मली बिलीव दैट। ठीक है, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई एम कन्विंस्ड दैट। अब ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं। ठीक है, कोई फैंसी इंग्लिश यहाँ पे यूज नहीं हुई, कोई फैंसी वर्ड्स यहाँ पर यूज नहीं हुए, और वो सिंपली बता रहा है कि हाँ ये देखें, यहाँ पे रेंज भी आ गई कि बात एक ही कर रहा है, वो ओपिनियन अपने स्टेट करने की ये बात है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। ठीक है, दिस ऐसे विल आर्ग्यू दैट। ठीक है, ऐसे हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं ना। और जब हमने बॉडी पैराग्राफ को शुरू करना है, उसके अंदर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये देखें कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप लिखें कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहली बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि क्या आपने आगे जो भी बात करनी है वो लिख दे। ठीक है, प्राइमरी रीजन इज डेट। ठीक है, जो बेसिक रीजन है वो क्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छी रेंज दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इसको अपने एसेस में यूज़ करते हैं तो आप देखिएगा आपके स्कोर काफ़ी अच्छे आएंगे। एग्जाम्पल्स जब आप कोट कर रहे हो या फिर कोई अपने एविडेंस दे रहे हो, ठीक है, तो आप फॉर एग्जाम्पल की जगह ये यूज़ कर सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस। ठीक है, अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज। ठीक है, टू इलिस्ट्रेट, टू एग्जाम्प्लीफाइड, दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय, टेक द केस ऑफ। ठीक है, रिसर्च हैज शोन दैट। तो इस तरह से, लेकिन ये रिसर्च आपने तब यूज करना है जब वाकई कोई रिसर्च यूज की गई। ठीक है, और ये ऐसे टाइप है, यहाँ पर हमारे पास काफी कह लें कि लिमिट्स जो नहीं होती। सिर्फ लिमिट ये होती है कि हमने टॉपिक से रिलेट रहना है, बाकी हम अपने आइडियाज खुद से लिख सकते हैं, अनलाइक टास्क वन। ठीक है, और क्वेश्चन है मेरा। जी सर। मैम क्वेश्चन ये है कि अगर हम सिर्फ मैम थोड़ा पीडीएफ थोड़ा ऊपर स्क्रॉल अप करेंगी थोड़ा सा। मैम जो जी। सी आपने वर्ड्स बताए हैं ये वाले, हम जी सिर्फ इन्हीं को ही याद कर लें, मतलब कि इन्हीं को ही कर लें, मजीद हम कोई और वर्ड्स याद ना करें लिंकिंग के लिए, तो यही हमारे लिए एनफ होंगे ना? जी सर, ये इनफ होंगे, क्योंकि अगर ओपिनियन ऐसे आ जाता है तो आपको इसी तरह से अपना ओपिनियन रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती है ना। मैम ऐसे ओवरऑल ओवरऑल ऐसे स्ट्रक्चर के लिए ये ओवरऑल। वर्ड्स हमारे एनफ एनफ है मैम, ये वर्ड्स तो। जी सर, अगर आप इस पीडीएफ को थोड़ी अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, मैं याद करने की बात नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि हमने बात की कि हमने उनको याद नहीं करना, टेम्पलेट्स को याद नहीं करना। ठीक है, तो हम अगर इनको प्रैक्टिस के अंदर अपनी लाए ना, तो वो हमारे हाथ से जो एक चीज़ गुजर जाती है ना, हमें पता लग जाता है कि हाँ ये अब मेरी कलेक्शन में शामिल हो गई है,
इसको मैं जब चाहूँ यूज कर सकता हूँ अगर कहीं पे ये अप्रोप्रिएट बैठ रही है। क्लियर सर? यस मैम, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, और डिस्कशन ऐसे में क्या है कि हमने पहले में हमने बात की कि हमने डिस्कस करना है कि पहले हमने ये इंट्रोड्यूस करवाना है कि हम किस बारे में डिस्कस करने लगे। ठीक है, पैराफ्रेज कर दी हमने अपनी स्टेटमेंट को। ठीक है, और व्यूज अगर उसने दो डिस्कस किए तो हमने दोनों को बता देना कि हाँ ये दोनों व्यूज हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कोई और है, ठीक है, तो जैसे अगर आपके दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं तो आपने पहले पैराग्राफ में एक पॉइंट ऑफ व्यू को कर लेना है, दूसरे में दूसरे को। ठीक है, और थर्ड इसमें ऑप्शनल होता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप एंड पे अपना ओपिनियन दें। नहीं तो आप अपने जो बॉडी वन के लास्ट लाइन होती है ना, कंक्लूजन के अंदर भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। कंक्लूजन्स कंक्लूजन सेंटेंस कह रही हूँ, पैराग्राफ नहीं कह रही। ठीक है, और उसके बाद कंक्लूजन के अंदर आप समराइज करेंगे दोनों साइड्स को कि दोनों साइड्स थी क्या, और अपनी पोजीशन बता देंगे, अपना ओपिनियन बता देंगे। ठीक है, और इसके अंदर कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपने व्यूज को? ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड। ठीक है, एक तरफ ये बात है तो दूसरी तरफ ये बात है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पढ़ लीजिएगा थोरली, आपको हेल्पफुल होंगे। प्रो टिप क्या है? गिव इक्वल वेट टू बोथ व्यूज। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि एडवांटेजेस अगर हैं तो हमने 10 एडवांटेजेस लिख दिए तो जाकर एक या दो डिसएडवांटेजेस लिखेंगे तो वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं होता। ठीक है, आपने अपने पैराग्राफ्स की जो लेंथ होगी ना उसको भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक पैराग्राफ में एडवांटेजेस करेंगे तो वो तो 7 से 8 लाइनों में चला जाएगा, और जो डिसएडवांटेजेस वाला होगा वो बेचारा छोटा सा रह जाएगा, 2 से 3 लाइनों वाला। तो इस तरह से वो जो इम्प्रेशन होता है ना वो भी अच्छा नहीं आता आपका, उसका भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है, प्रो टिप क्या है? यहाँ पर हमने देख ली कि पैराग्राफ को इक्वल रखें हम। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का क्या परफेक्ट स्ट्रक्चर हो सकता है? पैराफ्रेज करें सबसे पहले स्टेटमेंट को। ठीक है, हाउ व्हेन व्हाट जो हमने देखे थे उसको हमने एड्रेस करने की कोशिश करनी है, उन तीनों क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर स्टेटमेंट के अंदर हैं तो। ठीक है, स्टेट देयर आर बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आपने ये बताना है कि इस बारे में जैसे एआई की एग्जांपल ले लें तो एआई के फायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने पहले में एडवांटेजेस डिस्कस कर लेने हैं, दूसरे में डिसएडवांटेजेस, फिर समराइज कर लेना है। ठीक है, और आपने बता देना है एंड पर समराइज के बाद कि किसका वेट ज़्यादा है, यानी कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, यानी कि वो ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं डिसएडवांटेजेस, या फिर एडवांटेजेस ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं। तो ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे तो हम उसकी नफ़ी ही करते हैं। ठीक है, और जैसे मेडिसिन होती है, अगर हम लें उसके फायदे भी हैं लेकिन उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली उसके नुकसानात भी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैटर करती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेडिसिन आप के बारे में आप क्या कहते हैं, तो जब आप उसको 1 या 2 लाइनों में कहेंगे कि हाँ इसके फायदे भी हैं लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। ठीक है ना, तो मैं तो फिर यही है कि हम यही कहते हैं कि जिसके नुकसान है तो फिर हम वो चीज़ क्यों करें, क्योंकि उसके नुकसान ज़्यादा है फायदों से। एनीवेज, एडवांटेजेस के फ्रेजेस क्या हो सकते हैं? वन सिग्निफिकेंट एडवांटेज इज दैट अ की बेनिफिट। अब देखें, एडवांटेज है, हम उसका क्या क्या सिनोनिम हो सकता है? बेनिफिट हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, और ब्रिंग्स सेवरल मेरिट्स। ठीक है, ये देखें, और प्राइमरी एडवांटेज लाइज इन अनदर पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, एस्पेक्ट है, इम्पैक्ट है। ठीक है, और उसके बाद डिसएडवांटेजेस को कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पर थोड़ी फ्रेजेस दी गई हैं। ठीक है, फोर्थ टाइप की तरफ चलते हैं, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन एसेज है। ठीक है, पैराफ्रेज करेंगे सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट को। ठीक है, और फिर हमने बताना है कि हमारा ऐसे क्या डिस्कस करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना होता है अपना ऐसे। ठीक है, पहले बॉडी पार्ट में आपने उसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है जो भी हो। ठीक है, 2 से 3 या 3 से 4 आप डिस्कस करना चाहें, और फिर जो सेकंड बॉडी पार्ट होता है उसके अंदर आप उसके सॉल्यूशंस लें। ठीक है, और ये आपने ख्याल रखना है कि अगर आप प्रॉब्लम स्टेट कर रहे हैं ना, जैसे आप लाइन वाइज ही करते हैं ना एक सीक्वेंस में, कि पहले ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, कि जैसे कि डिफोरेस्टेशन की हमने बात की, तो उसकी प्रॉब्लम पहली क्या है?
कि उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो ट्रीज हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ होती है उसका हैबिटेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और एक और कर लें, तीसरा क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है, एटमॉस्फेयर पे काफ़ी प्रेशर इफेक्ट होता है इसका, ठीक है, और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी। अब जब आपने दूसरे पैराग्राफ में इसके सॉल्यूशंस बताने हैं तो आपने सीक्वेंस वही रखना है, ठीक है। जैसे अगर ट्रीज कम हो रहे हैं तो क्या करें उसके लिए, हम ज़्यादा ट्रीज प्लांट कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या देखा था कि वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट कम हो रहा है, ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या है। ऑब्वियसली सोल्यूशन वही होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करें या फिर इनकी जो कटिंग हो रही है उसको ख़त्म करें, ठीक है। तो इस तरह से मैं बताना ये चाह रही थी कि आप उस सीक्वेंस में अगर आप उसके सॉल्यूशंस लिखें ना, लेकिन ये हर दफ़ा काम नहीं आता, ठीक है। अगर आपके पास 4 प्रॉब्लम्स हैं और हर एक प्रॉब्लम का इंडिविजुअल सोल्यूशन अगर आपके पास है ना, तो फिर ये वाला जो मैं बता रही हूँ ये काम आता है। नहीं तो अगर जैसे यहाँ पर डिफोरेस्टेशन है, यहाँ पर जो तीनों प्रॉब्लम्स थी उसका एक ही सोल्यूशन था कि हम और ट्रीज लगाएं, यहाँ पे जो ट्रीज हैं उनको कट ना करें, ठीक है। एनीवेज उसके बाद हमने कंक्लूजन के अंदर समराइज कर देनी है अपनी प्रॉब्लम को, और जो मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है उसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके अंदर वन प्रेसिंग प्रॉब्लम इज, ठीक है, और मेजर इशू, ठीक है, दिस हैज लेड टू सेवरल कॉम्प्लिकेशंस, इस तरह के वर्ड। रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम लाइज इन, ठीक है, रूट कॉज का मतलब हमें पता होगा कि जो मेन कॉज होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। और डिफोरेस्टेशन की मेन कॉज क्या है, अर्बनाइजेशन, के ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है वाइल्ड एरियाज को अर्बनाइज करना चाहते हैं, यानी कि वहाँ पर फैक्ट्रीज और क्या कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, तो इस वजह से वो जगह उनको चाहिए तो वो और काटी जाते हैं कॉलोनीज बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, ईटीसी, ठीक है। और सजेशन क्या आ सकते हैं सोल्यूशन के, कि हम वहाँ पर बैन लगाएं, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट करे कि अगर कोई कंपनी आकर यहाँ पर 10 दरख्त काट रही है तो वो उसके बदले 10 दरख्त कहीं और जाकर लगा, ये इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है इसका, ठीक है। या फिर वो एक स्पेसिफाई कर दे कि हाँ ये वाइल्ड लाइफ एरिया है तो यहाँ पर आप कटिंग नहीं कर सकते एरियाज, ठीक है, क्योंकि जब अगर हैबिटेट नहीं होगा वाइल्ड लाइफ का तो ऑब्वियसली उनकी स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दिस कैन बी मिटिगेटेड थ्रू, ठीक है, इस तरह के आप फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। अब टू पार्ट्स जब आ जाते हैं तो आपने पैराफ्रेज करना है पहले स्टेटमेंट को, ठीक है। स्टेट आपने करना है कि आप दोनों क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, ठीक है, ताकि राइटर को पता चलेगा हाँ आपने ये पिकअप कर लिया है, ये 2 क्वेश्चंस दिए गए थे। पहले पार्ट में पहले आंसर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, उसकी रीजंस और एग्जांपल्स को एक ही कंसाइजली 5 से 6 लाइनों के अंदर आप डिस्कस करेंगे, उसके बाद बॉडी टू को, ठीक है, कंक्लूजन के अंदर आप ब्रीफली समराइज कर देंगे दोनों आंसर्स को, और दैट्स इट, ठीक है। आप एड्रेस इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, एज फॉर द सेकंड क्वेश्चन, टू एड्रेस द फर्स्ट पॉइंट, कंसर्निंग द कॉजेज, विद रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल सॉल्यूशंस, ठीक है, इस तरह से आप वो एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये करके लिए रख लेते हैं, ठीक है, जब प्रैक्टिस करेंगे तब हमें पता चलेगा हमने आइडियाज़ कैसे जनरेट करने हैं। तो टाइम भी पूरा हो गया, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है फर्दर। मैम मेरा एक क्वेश्चन है रीडिंग के मुतालिक ही। जी जी। टाइम है मैम अभी? हाँ जी, अगर पूछिए आप आप। क्वेश्चन करें कोई मसला नहीं है। हाँ जी सर, मेरा मैम ये इशू है कि ना मैंने अभी रीडिंग स्टार्ट करता हूँ मैं, एक पैसेज करता हूँ मुश्किल से मैम, जी मेरी फ्लो नहीं बनता मेरा, फिर मैं छोड़ देता हूँ वो। दूसरा मुझे बहुत मुश्किल लगता है वो अपने ना क्या कहते हैं इसको टारगेट वर्ड की तरफ पहुंचते हुए ना मैं बहुत मतलब कि स्किमिंग भी करता हूँ, उसे ढूंढता भी हूँ, फिर भी मैम कोई मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है मुझे मुझे नहीं समझ आ रही क्या इशू आ रहा है मेरे साथ ये। जी सर, पहली बात आपने पहले भी डिस्कस किया था कि आपको रीडिंग जो है, रीडिंग मॉड्यूल जो है वो मुश्किल लगता है। तो जी पहली मैम। बात ये आपने अपने जहन को बताया हुआ है कि रीडिंग मॉड्यूल है ही मुश्किल, ठीक है। जो मेन वजह है ना वो ये है, जब हम अपने ब्रेन को सिग्नल दे देते हैं ना कि हाँ ये काम मुश्किल है,
तो वो मुश्किल ना भी होना तो हमें मुश्किल लगने लग जाता है। ठीक है। मैं ये गलती मेरे से भी हुई, मैं भी रीडिंग को बहुत हवा बनाया होता था कि बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्ट्रेटजीज को देखा, ठीक है, और खुद को समझाया एक स्ट्रेटजी करके कि हाँ ये बहुत आसान है। ठीक है। दूसरी बात, जब आप एक क्वेश्चन को आप मॉक टेस्ट अगर कंडक्ट कर रहे हैं ना, तो आपको जब अपनी गलती का पता चल जाएगा तो आप उसको एड्रेस कर लेंगे। ठीक है। यानी कि गलती का मतलब क्या है कि क्वेश्चन टाइप कौन सी आपकी वीक है, कौन सी किस क्वेश्चन टाइप के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉपरली बिल्ड अप नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से जहाँ तक बात आपकी आपका कंसंट्रेशन का मसला है, ठीक है, वो मेनली मसला ये आप उसको लाइट लें, आप खुद को समझाएं कि हाँ ये आसान है। आपने खुद को बर्डनाइज नहीं करना, ना अपने आप ऊपर प्रेशर लेना है कि हाँ ये तो मुझे करना है और ये मुश्किल है। ठीक है। आपसे अगर आपका मूड नहीं है, ना करें आप। ठीक है। आप तब फ्रेश माइंड के साथ करें, ये बेस्ट है। ठीक है। अगर आप रात को अगर फ्रेश हैं तो आप रात को कर लें। ठीक है। जो कि ऑब्वियसली नहीं होते रात को, लेकिन जब भी आपके पास टाइम हो, अगर आप कहें कि आप लेक्चर्स ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में बैठे, ठीक है, कंसेक्टिव लेक्चर्स के बाद आप दोबारा से जाकर रीडिंग की प्रैक्टिस करना चाहें, तो वो कंसंट्रेशन आपकी नहीं बनेगी। ठीक है। वो एक जनरल सी बात है, जब आप रिलैक्स्ड होंगे आपका माइंड, तो तभी वो फर्दर इंफॉर्मेशन को एग्जॉस्ट या फिर अपने अंदर की रखने की एबिलिटी रखता है। ठीक है। तो फ्रेश माइंड के साथ करें, और दूसरा अपने खुद को समझाएं कि ये मुश्किल नहीं है, मैं कर लूंगा। ठीक है। और स्ट्रेटेजीज को